हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। अपना जो विलेन चैप्टर चल रहा था उसमें अणुसंख्या गुण मैंने आपको पढ़ाए थे। अणुसंख्या गुण जो है उनमें चारों अणुसंख्या गुणों का अपन ने लगभग अध्ययन कर लिया था। सबसे पहला जो था वो था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा जो था वो था क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक अवनमन और चौथा जो चल रहा था वो था परासरण दाब। उसमें मैंने आपको परासरण की परिभाषा, परासरण दाब जिसे कहते हैं वो बताया था, और जो परासरण है उसके डायग्राम से अपन ने समझा था कि शर्करा का जलीय विलयन और जल है उनमें से कौन किसके अंदर जाएगा। फिर बताया था अर्धपारगम्य झिल्ली दो प्रकार की हो सकती थी, एक तो कृत्रिम तरीके से बना सकते हैं, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक जो जंतु या जो पादप होता है उसकी झिल्ली से बनता है, और कृत्रिम तरीके से अपन ने बनाया था एक पदार्थ का नाम था सेलोफेन और एक था पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो इस तरीके से इनसे अपन जो है वो क्या बना सकते हैं, प्राकृतिक रूप से जो है या सॉरी कृत्रिम रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली बना सकते हैं। अगला जो था वो था कि जो परासरण है ना उसको दो भागों में बांटा गया था, अंतः और बाह्य। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताए थे इसके अंदर, जैसे कच्चे आम को लवण युक्त जल में रखने पर वो सिकुड़ जाता है, उसी प्रकार किशमिश को शुद्ध जल में रखने पर वो फूल जाती है, या फिर उच्च अणुभार वाले यौगिक प्रोटीन बहुलक जो होते हैं उनके अणुभार ज्ञात करने की सबसे उपयुक्त विधि परासरण दाब विधि थी, ये बता दिया था। फिर उसके बाद में प्रतिलोम परासरण, व्युत्क्रम परासरण जो है उसकी क्रिया को बताया था, और उसके अंदर जो है उसका उपयोग बताया था। और अंत में अपन ने देखा था कि जो परासरण दाब होता है उसके न्यूमेरिकल कौन कौन से फॉर्मूले पे आते हैं। तो एक फॉर्मूला बताया था पाई बराबर CRT और दूसरा फॉर्मूला बताया था पाई बराबर W2RT अपॉन M2V। अब अपन उसके आगे डिस्कशन करते हैं कि परासरण जो है उसके अंदर और शेष चीजें क्या बच गई है। फिर उसके बाद में अपन जो है वो सभी अणुसंख्या गुणों से संबंधित कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अब परासरण में अपने पास बची हुई चीज क्या है। जैसे अपने पास दो विलयन है A और B, कौन कौन से A और B। अगर A विलयन है ना उसका परासरण दाब पाई1 है और B विलयन का परासरण दाब पाई2 है। A विलयन का परासरण दाब पाई1 है और B विलयन का परासरण दाब पाई2 है। अगर इन दोनों के मान समान हो, अगर इन दोनों के मान समान हो तो इसको बोलेंगे सम परासरी विलयन। क्या बोलेंगे? सम परासरी विलयन। लेकिन अगर इन दोनों के परासरण दाब समान नहीं हो तो नहीं होने में दो कंडीशन हो सकती है कि A का परासरण दाब B से ज्यादा हो सकता है या फिर A का परासरण दाब B से कम हो सकता है। तो ये तो निष्कर्ष आ गया कि इनमें से एक का परासरण दाब जो है वो क्या होगा, कम होगा। भाई कोई किसी भी एक का परासरण दाब जो है वो तो क्या होगा, कम, और किसी एक का परासरण दाब क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो जिसका परासरण दाब जो है वो कम होगा, कम, उसको तो बोलेंगे अल्प परासरी। क्या बोलेंगे? अल्प परासरी विलयन। और जिसका ज्यादा होगा उसको बोलेंगे अति परासरी विलयन। दोबारा समझो कि अपने पास दो विलयन है कोई भी अलग अलग, ठीक है, जिसमें से एक विलयन जो है उसको A मान लिया, दूसरे को B मान लिया, जिसमें से पहले जो विलयन है उसका परासरण दाब पाई1, दूसरे का पाई2। अगर दोनों बराबर हो, क्या हो, बराबर, तो समपरासरी विलयन हुआ। अलग अलग हो, बराबर नहीं हो, तो उनमें से जिसका कम होगा वो अल्प परासरी, जिसका ज्यादा होगा वो अति परासरी। लेकिन ये जो शब्द है ये तो आसानी से समझ में आने वाले हैं, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते नहीं है। हाँ, आपकी किस्मत अच्छी हो तो ये समपरासरी शब्द लिखा आ सकता है, बाकी इनकी जगह पे जो शब्द लिखा होगा वो अगर समपरासरी है तो उसका नाम लिखा होगा आइसोटोनिक। वैसे आइसो का मतलब भी समान ही होता है, ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब आइसोटोनिक विलयन लिखा हुआ है कहीं पे, तो इसका मतलब आप क्या मानेंगे कि वो क्या है, समपरासरी विलयन है। ऐसे ही इस प्रकार अल्प और अति को कैसे याद रखेंगे अपन, तो अति का मतलब क्या हुआ, ज्यादा, और अति का मतलब ज्यादा है तो ज्यादा को बोलते हैं हाइपर। क्या बोलते हैं? हाइपर। तो इसका नाम हो जाएगा हाइपरटोनिक। जैसे किसी भी चीज के लिए बोला जाता है, जैसे कि आप हाइपर हो गए, या किसी वस्तु के लिए बोला जाता है जहाँ पे ज्यादा चीजें मिलती है। जैसे अपन सामान्य एग्जाम्पल की बात करें तो अगर किसी को ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो लोग ऐसे बोलते हैं कि ज्यादा हाइपर मत हो। तो हाइपर होने का मतलब हुआ कि ज्यादा गुस्सा मत करे इतना, तो इसका मतलब हुआ हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब अति, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, ऐसे, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो हाइपर का मतलब अति परासरी, और अल्प को बोलते हैं हाइपो। क्या बोलते हैं? हाइपो। तो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ हाइपोटोनिक विलयन, तो इसका मतलब आप समझेंगे कि वो कौन सा विलयन है, अल्प परासरी विलयन है। तो यहाँ पे विलयन को तीन भागों में बांट दिया है परासरण के आधार पर। एक तो समपरासरी हो सकता है, एक अल्प परासरी हो सकता है, एक अति परासरी हो सकता है। दूसरे नामों से आप इनको याद रखेंगे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक विलयन। अब इसकी सहायता से अपन यहाँ पर एक परासरण दाब का एक सूत्र और व्युत्पन्न करेंगे। वो देखो क्या होगा, अगर
इसके लिए बोले अगर, तो इसके लिए मान लो अपन ने सूत्र लिख दिया W1 RT अपॉन M1 V, तो इसके लिए लिखेंगे W2 RT अपॉन M2 V। तो यहाँ से RT अपॉन V से RT अपॉन V कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा W1 अपॉन M1 बराबर W2 अपॉन M2। तो एक सूत्र जो है ना अपने पास ये आया, लेकिन ये सूत्र केवल कब लगेगा, जब विलयन अपने पास कैसा दे रखा हो, समपराशरी विलयन दे रखा हो। जैसे इस तरीके से लिखा जाएगा कि एक पदार्थ है ना, उसके 5% यूरिया के 12% के साथ, यूरिया के 12% के साथ समपराशरी विलयन बनाता है। मतलब एक कोई भी पदार्थ है जिसका अपन को पता नहीं है कि एक पदार्थ ए है ना, ए उसका 5% यूरिया के 12% के साथ जो है ना क्या बनाता है, समपराशरी विलयन बनाता है। तो जो है ना इस ए पदार्थ का अणुभार कितना होगा, तो अपन को करना क्या होगा कि ए पदार्थ का जो परसेंटेज दे रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा, इसको ज्ञात करना है अपन को, जो 12% है वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर यूरिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH2CO NH2, तो इसको यूरिया का जो सूत्र है उसका मान अपन यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पे अनुपात है यूरिया का आ जाएगा 60, तो जिस हिसाब से लिखा हुआ है उस हिसाब से 5 यहाँ पर आएगा, 12 यहाँ पर और 60 यहाँ पर, उस हिसाब से अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, इसका M1 ज्ञात कर लेंगे। तो ये हुआ अपने पास परासरण दाब से संबंधित जो न्यूमेरिकल पोर्शन था वो। उसके बाद में परासरण से संबंधित एक जो मानव जीवन है उससे संबंधित या बॉडी से संबंधित एक चीज और होती है कि जैसे जो ब्लड में जो ब्लड सेल्स होती है, जिनको बोलते हैं रक्त कणिकाएं होती हैं या रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर जो फ्लूइड जो द्रव उपस्थित होता है उसकी जो सांद्रता होती है वो नमक के जलीय विलयन, जो नमक होता है नमक, उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत 0.9 के बराबर हो अगर, तो ऐसे वाले जो फ्लूइड होता है जो रक्त की कणिकाओं में उपस्थित होता है उसको अपन जो है वो इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में भेजें तो एक नॉर्मल विलयन हुआ, एक तरह से कौन सा हो जाएगा, समपराशरी हो जाएगा एक तरह से। कब, रक्त कणिकाओं के अंदर जो विलयन उपस्थित है, उस जो फ्लूइड उपस्थित है उसकी सांद्रता अगर नमक के जलीय विलयन, नमक का जो जलीय विलयन है या नमक का जो विलयन है उसका जो परसेंटेज दे रखा अपन इतना दे रखा है, तो उसी स्थिति में इसको बोलेंगे समपराशरी विलयन। लेकिन अगर इसको जो है इससे उच्च सांद्रता हो गई, इससे उच्च, ठीक है, और एक संभावना हो सकती है इससे निम्न सांद्रता हो जाए, इसको समझो आप, ये आपके पास कोई सांद्रता दे रखी है, ठीक है, अगर इससे ज्यादा सांद्रता दे रखी है, इससे ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा से कम की तरफ नहीं जा सकता, कम से ज्यादा की तरफ आ सकता है। इसका मतलब अगर उच्च सांद्रता वाला विलयन अपने पास है, ध्यान से समझो इसको, अगर अपने पास उच्च सांद्रता वाला विलयन है तो ये तो इसकी तरफ गति कर नहीं सकता, तो ये इसके अंदर आएगा और ये इसके अंदर आएगा, तो पदार्थ की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी और बढ़ने की वजह से ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो यहाँ पर स्वेलिंग होगी इसके अंदर, और अगर निम्न सांद्रता है तो इसके अंदर से ये बाहर निकल के इस विलयन के अंदर चल जाएगी, इसका मतलब ये सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाने का मतलब कम, और कम होने का मतलब हाइपोटोनिक, और इसका मतलब हाइपरटोनिक। तो 3 प्रकार की विलयनों को अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक निष्कर्ष आएगा अपने पास सभी अणुसंख्यक गुणों से संबंधित, और फिर मैं आपको एक जो क्वेश्चन है उसके बेसिस पर अपन सारे अणुसंख्यक गुणों को एक साथ देखेंगे। तो देखो सभी अणुसंख्यक गुण जो थे वो विलय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती थे। सूत्र में एक बार याद दिला देता हूं आपको कि इस तरीके से अपन ने यहाँ पर सूत्र लिखे थे। ये तो था हमारे पास जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन था उसका सूत्र ये था। ऐसे ही जो हिमांक अवनमन था और क्वथनांक गुणन था उनके जो सूत्र थे अपने पास वो थे Kb इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। इसमें Kb की जगह पे क्या आ गया था, Kf आ गया था और बिल्कुल सेम था। इसके लिए बताया था विलायक का भार होता है किलोग्राम में होता है, ठीक है। और एक लास्ट का फॉर्मूला था पाई बराबर W2 RT अपॉन M2V। तो इन सब फॉर्मूले में देखो आप, ये जो M2 है इसका डेल्टा P के साथ क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का। डेल्टा TB का इसके साथ व्युत्क्रमानुपाती का। डेल्टा TF का भी व्युत्क्रमानुपाती का और पाई का भी व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो सभी अणुसंख्यक गुणों में एक कॉमन चीज है, वो है सभी अणुसंख्यक गुण विलय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। अब इस मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उससे बहुत सारे गुणों के बारे में अपन पता लगाएंगे। जैसे आपको इस तरीके से दे दिया, मान लो ये 0.1 कैपिटल M NaCl, ऐसे ही 0.1 कैपिटल M ग्लूकोज, ग्लूकोज की जगह यूरिया भी दिया सकता है और कुछ भी दिया सकता है मतलब, और एक दे दिया मान लो 0. कैपिटल M BaCl2।
इसमें अलग अलग गुणों के बारे में आपसे पूछा गया कि कौन सा गुण जो है ना वो इनमें से ज्यादा होगा। तो सबसे पहला जो होता है, पहला उसको बोलते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पहला, ये हुआ अणुसंख्यक गुण। दूसरा जो था अपने पास था क्वथनांक उन्नयन। क्या था? क्वथनांक उन्नयन, डेल्टा टीवी भी लिख सकते हैं इसको। तीसरा जो था वो था डेल्टा टीएफ, और चौथा जो था वो था पाई। ठीक है, इस एक एग्जांपल से आपको ये सारे समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा जो नई बात होगी वो होगी यहाँ पर एक तो वाष्प दाब और एक क्वथनांक। अभी तक मैंने जो टिक लगा रखे हैं ये इनको समझना है इनको, और इनके लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि सभी अणुसंख्यक गुण, अणुसंख्यक गुण की परिभाषा क्या थी? अणुसंख्यक गुण की परिभाषा थी किसी विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। मतलब संख्या कितनी है उस पर निर्भर करेंगे। और संख्या के लिए मैंने क्या बताया था, पहले आप अणु देखेंगे और अणु समान हो जाए तो आयन देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, पहले इसमें देखें अगर तो एक अणु है, इसमें भी एक अणु है और इसमें भी एक ही अणु है। लेकिन आयन देखें तो इसमें दो आयन है, इसमें 0 है और इसमें 3 है। दो आयन कैसे बने? एक तो Na+ और एक Cl-। ग्लूकोज एक सैचुरेटेड लिपिड है जिसके आयन नहीं बनते हैं, और BaCl2 में एक Ba और 2 Cl, कितने आयन हो गए? 3। तो यहाँ पर अपन को पता लग गया कि इनमें से अगर देखा जाए तो आयन जो है अपने पास क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो आयनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको मैं लिख देता हूँ A, इसको लिख देता हूँ B और इसको C। A B C से लिख दिया इनको। अब अपन अणुसंख्यक गुणों के लिए बोलेंगे तो जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है, मतलब आयनों की संख्या ज्यादा है, उसके अणुसंख्यक गुण क्या हो जाएंगे? ज्यादा। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा किसमें है? C में, फिर किसके अंदर है? A में, और फिर है B में। ये वाला क्रम बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है? अणुसंख्यक गुण ही है। आई बात समझ में? ऐसे ही इसमें भी आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई इनके लिए। लेकिन जनरली जो कंपटीशन की बात करें, नीट IIT के लिए पूछे अगर, तो नीट IIT में वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के बजाय ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका वाष्प दाब अधिक होगा या किसका वाष्प दाब कम होगा। तो देखो अपन को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है और आंसर जो है ना अपन यही वाला लिख देते हैं, यही आंसर लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो एक बार इसको जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। इसका मतलब वाष्प दाब में कमी ज्यादा किसमें हो गई? ठीक है, तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, तो अवनमन मतलब कमी, तो ज्यादा कमी किसमें हुई? C में ज्यादा कमी हुई। इसका मतलब C का वाष्प दाब बहुत कम हो गया। तो ज्यादा किसका हुआ? ज्यादा किसका हुआ? B का। इसका मतलब ये उल्टा होता है, क्योंकि ये एक अणुसंख्यक गुण नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर इनमें से पूछा जाए आपसे कि इनमें सबसे ज्यादा वाष्प दाब किसका होगा, तो सबसे ज्यादा वाष्प दाब होगा ग्लूकोज का, फिर होगा NaCl का और फिर होगा BaCl2 का। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन ज्यादा किसमें होगा, तो जिस तरीके से अपन ने पहले कहा है उसी तरीके से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आते हैं, ये भी वैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इसके सामने थोड़ी कम है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जब कमी हो रही है ना तो वाष्प दाब जो है ना उल्टा होता जा रहा है। मतलब जो कम हो गया उसका तो बहुत कम हो गया, लेकिन जिसका बचा उसका ज्यादा हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्वथनांक उन्नयन का मतलब वृद्धि। तो यहाँ पर भी अपन क्या बोल रहे हैं? क्वथनांक किसका ज्यादा होगा। इसका मतलब क्वथनांक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो आंसर आएगा वो तो ये ही आएगा। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में इनमें से किसी का भी क्रम पूछ सकते हैं। ऐसे नहीं कि सारे क्रम पूछेंगे, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल देकर इनमें से कोई सा भी क्रम पूछ सकते हैं। ये 3 अपन ने लिखे हैं, हो सकता है एग्जामिनर एक और इसके साथ जोड़ के दे दे। तो आपको क्या करना है? पहले अणु देखना है, फिर उसके बाद में आयन देखने हैं। अपना निष्कर्ष आयन पे आ जाएगा। आयनिक यौगिक होगा तो आयन बनेंगे, अदरवाइज जैसे ग्लूकोज है आयन नहीं बनेंगे, यूरिया है आयन नहीं बनेंगे, शर्करा है तो आयन नहीं बनेंगे। इस तरीके से अगर दे रखा है कोई तो उसका आयनाइजेशन नहीं होता, आयन नहीं बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होंगे। इस तरीके से अपन जो है वो अणुसंख्यक गुणों से संबंधित जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपने पास जो पोर्शन बचेगा वो बचेगा अणुसंख्यक गुणों के जो न्यूमेरिकल है वो, और एक मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है कि हेनरी के जो नियम थे उसके जो अनुप्रयोग थे उनमें भी अपन ने कुछ फॉर्मूले लिखे थे अनुप्रयोग से पहले आंकिक प्रश्न के लिए, वो भी अपन यहाँ पर करेंगे। तो अब देखो आपने जो है सारी चीजें समझ ली है यहाँ पे। तो अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो है आप अब आपको क्लियर पता लग ही गया होगा कि सर जो है वो किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप जो है अब आपको अगर अच्छा लगा है तो वास्तव में सीरियसली ले इस चीज को कि बाकी जो स्टूडेंट है वहां तक इनको पहुंचा दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। मेरा जो मकसद है वो यही है
कि मैं सभी स्टूडेंट तक जो मेरा नॉलेज है उसको मैं पहुंचा सकूं। ये मेरे लिए सबसे गर्व की बात होगी अगर मैं सबको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो आप मेरा ये जो नेक काम है उसके अंदर सहयोग करें, तो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकें। तो शेयर कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।